Hey guys, welcome back to Young Toppers classes. So continuing our topic of law relating to torts, we will now talk about mens rea. तो बच्चों सबसे पहले मेंस रिया ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। अगर मेंस रिया का लिटरल मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग है गिल्टी माइंड। ठीक है, तो एक जनरल प्रिंसिपल है, एक मैक्सिम है जिसका मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिमेंसिट रिया। इसका मीनिंग जो है वो है द एक्ट इट सेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड। ठीक है, कोई भी एक्ट अपने आप में गिल्ट क्रिएट नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस साथ में गिल्टी माइंड भी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जैसे सपोज मैंने किसी बंदे को धक्का दे दिया, उसको लग गई। ठीक है, तो धक्का देना अपने आप में गिल्ट नहीं है, रॉन्ग नहीं है अनटिल एंड अनलेस मेरा इंटेंशन भी रॉन्ग होना चाहिए। अगर उस एक्ट को गिल्टी करार देना है, रॉन्ग करार देना है, तो मेरा माइंड भी रॉन्ग होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर मैंने धक्का किसी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए दिया है तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन वॉज गुड। ठीक है, किसी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए मैंने धक्का दिया है तो मेरा इंटेंशन इज़ गुड, तो मेरा जो एक्ट है, जो मैंने एक्ट किया है वो भी गुड ही है, वो बैड नहीं हो सकता फिर, है ना। तो जनरल कहावत है, ये जनरल प्रिंसिपल है कि एक्ट अपने आप में गिल्ट नहीं होता है इन द एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड। ठीक है, गिल्टी माइंड का होना ज़रूरी है उस एक्ट को भी गिल्ट कहने के लिए। ठीक है, बट बच्चों एक चीज़ का याद रखना, लॉ ऑफ टॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉ ऑफ टॉर्ट में it does not mean that for the law of torts the act must be done with an evil motive। ठीक है, बट लॉ ऑफ टॉर्ट की जब हम बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक्ट जो हुआ है वो ईविल मोटिव के साथ ही हुआ होना चाहिए। मतलब अगर ईविल मोटिव के साथ नहीं किया है तो भी लॉ ऑफ टॉर्ट में वो रॉन्ग ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंपली ये बोला गया है कि माइंड मस्ट कॉन्कर इन द एक्ट। मतलब जो भी काम आपने किया है, जो भी एक्ट आपने किया है, माइंड उसमें कॉन्कर हो रहा है। इसका मतलब है या तो आपने वो काम रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ किया है। देखो रॉन्गफुल इंटेंशन है वो तो चलो कवर हो ही गया है, यानी आपका मेंस रिया है, रॉन्ग इंटेंशन है ना, तो वहाँ तो आपका एक्ट रॉन्ग है ही है। साथ ही साथ नेग्लिजेंस को भी यहाँ कवर किया गया है, यानी आपकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, है ना, पर आपकी लापरवाही की वजह से अगर किसी और को कुछ नुकसान हो जाता है तो वहाँ पे भी आप रॉन्ग हो। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट में वो एक्ट भी कवर किए गए हैं जहाँ पे आपने नेग्लिजेंटली अपनी लापरवाही की वजह से कुछ ऐसा कर दिया जिससे किसी और को किसी तरह का नुकसान हो गया है। ठीक है, हाउएवर टू दिस प्रिंसिपल केसेस ऑफ एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आर एक्सेप्शंस। पर बच्चों जैसे अभी अपन ने दो चीज़ें बोली कि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट में या तो किसी भी एक्ट को रॉन्ग ट्रीट करने के लिए या तो रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए या नेग्लिजेंस यानी नेग्लिजेंट एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं तब तो चलो ठीक है, एक्ट को रॉन्ग ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा भी कुछ केसेस हम पढ़ेंगे जहाँ पे बंदे की ना तो इंटेंशन रॉन्ग होगी, ना ही उसने कोई लापरवाही से कोई काम किया हुआ होगा, फिर भी उसको लाइबल ठहरा दिया जाएगा। इस लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिनको हम एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले केसेस बोलते हैं। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इवन आपकी इंटेंशन भी रॉन्ग नहीं है, आपने लापरवाही नहीं करी है, फिर भी आपके एक्ट की वजह से मान लो दूसरों को नुकसान होता है तो आप लाइबल ठहराए जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये केस हम आगे पढ़ेंगे। ये इस मेंस रिया का जो भी ये पॉइंट है उसका एक्सेप्शन है वो। ठीक है, मतलब कुछ केसेस में इवन इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं किया है, फिर भी आपको लाइबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, चल तो अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ टॉर्ट में किस किस तरह की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आपकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, आप नेग्लिजेंटली भी काम नहीं कर रहे हो, है ना, मतलब केयरफुली आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो भी यू स्टिल कैन बी हेल्ड लाइबल इन वेरियस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी तरह की लाइबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चों स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला ही केस है जहाँ पे बिना इंटेंशन रॉन्ग के भी, बिना लापरवाही के भी आपको लाइबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग यही वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे। बाकी सेकंड पॉइंट है विकेरियस लाइबिलिटी। कभी कभार किसी और के किए हुए काम की वजह से कोई और लाइबल हो जाता है, जैसे मास्टर सर्वेंट है ना, किया मान लो सर्वेंट ने है पर फंसेगा
मास्टर, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके अलावा विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, कुछ सिचुएशन में स्टेट यानी गवर्नमेंट भी लाइबल हो जाती है, तो वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में केवल स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्टेट इट्स एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं वो भी हम देख लेंगे। एक्सप्लेन द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एज लेड डाउन इन रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, इस केस का नाम भी आपको याद रखना है, अभी हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल एक केस में, जो कि केस का नाम है रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, उसी में कोर्ट ने ले डाउन करा था, ठीक है, तो आपको केस का नेम याद रखना है, और जो रूल ले डाउन हुआ है रूल का नाम है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। उसके अलावा अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिस्क्राइब द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला है, और उसके बाद हम उसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होता क्या है। कुछ केसेस हैं टॉर्ट्स के जहाँ पे डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट कौन होता है, जिस पे केस फाइल किया जाता है। सपोज मुझ पे किसी ने केस फाइल कर दिया है, तो यानी मैं जो हूँ डिफेंडेंट इज़ लाइबल इवन दो द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट्स पार्ट, मतलब ना तो मेरी कोई इंटेंशन रॉन्ग थी, ना ही मैं नेग्लिजेंटली वर्क कर रहा हूँ, फिर भी मेरी वजह से प्लेंटिफ को कोई नुकसान पहुँच गया है। प्लेंटिफ कौन, जिसने मुझ पे केस किया है, तो उस सिचुएशन में डिफेंडेंट यानी मैं लाइबल ठहराया जा सकता हूँ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल विदाउट फॉल्ट, यानी मेरी बिना गलती के, मैं फॉल्ट पे नहीं हूँ, फिर भी मैं लाइबल ठहराया जा सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा केस है, चलो देख लेते हैं। Such liability arises in cases where damage is done by escape of dangerous substances brought or kept by anyone upon his land. Suppose मैंने मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी ज़मीन पे कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस ला के रखे, ठीक है, मान लो कोई पॉइजनस केमिकल्स हों जो मैंने अपने लैंड पे स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। अब किसी वजह से, मतलब मैंने इंटेंशनली नहीं किया और ना ही मैंने कोई नेग्लिजेंटली एक्ट करा, मैंने पूरी सावधानियां बरती हैं, ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं कि वो केमिकल लीक ना हो, बट स्टिल एनी हाउ वो केमिकल मान लो लीक हो गया है ना, और केमिकल लीक होके जो भी आसपास के नेबर्स हैं उनकी हेल्थ को अगर वो अफेक्ट करता है, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है, तो इस एक्ट की जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी खुद की रहेगी, ठीक है। भले मेरा इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, भले मैंने लापरवाही से काम नहीं किया है, यानी रीजनेबल केयर रखी है, मैंने सारी सावधानियां बरती हैं, फिर भी मैं लाइबल ठहराया जाऊंगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो इंसान अपनी लैंड, अपनी प्रॉपर्टी पे डेंजरस सब्सटेंसेस स्टोर करके रखता है, उसको इंश्योरर बना दिया जाता है ऑफ अदर अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज़, यानी मेरी एक्टिविटीज़ की वजह से किसी और को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, मैं इंश्योरर की तरह एक्ट करूँगा, यानी मेरी वजह से, मेरी एक्टिविटीज़ की वजह से आस पड़ोस वालों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा, कॉम्पनसेशन मुझे देना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। इसी को ही बच्चों रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ रेलेंस वर्सेस फ्लेचर, एक केस है जिस केस में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है, और इस रूल का जो नाम है वो है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आया था रेलेंस वर्सेस फ्लेचर वाले केस में, तो इसका मतलब क्या है वापस से जान लेते हैं। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रेफर्स दैट इफ़ अ पर्सन ब्रिंग्स एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड एक्यूमुलेट्स ऑन हिज लैंड, अगर मैं कुछ भी बाहर से लाकर अपनी लैंड पे एक्यूमुलेट, इकट्ठी करता हूँ, स्टोर करता हूँ, और किसी कारण से वो एस्केप हो जाती है, लीक हो जाती है, या मेरी लैंड से किसी भी मैनर में निकल जाती है और आसपास वालों को, नेबर्स को डैमेज पहुंचा देती है, तो ये जो कुछ होगा वो सब मेरे रिस्क पे होगा। ही डज सो एट हिज ओन रिस्क, ठीक है। जिसकी लैंड है, जिसने एक्यूमुलेट करा है ये
डेंजरस सब्सटेंसेस को अपनी लैंड पे, ये उसकी रिस्क पे सारा काम होगा। यानी अगर आस पड़ोस वालों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उनको कॉम्पनसेशन फिर मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज हाउ एवर केयरफुली ही माइट हैव बीन, भले उसने कितनी भी सावधानियां रखी हो, एंड वॉट एवर प्रिकॉशंस ही माइट हैव टेकन टू प्रिवेंट डैमेज। ठीक है, मतलब सारी प्रिकॉशंस ले लिए, सारी सावधानियां रख ली, कोई लापरवाही नहीं करी, फिर भी यहाँ पे लाइबिलिटी लैंड ओनर जिसने ये जो सब्सटेंसेस हैं उसको एक्यूमुलेट कराया अपनी लैंड पे, वो लाइबल ठहरा दिया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल रेलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था। पर बच्चों इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, मतलब जनरली तो भाई मैं लाइबल होऊंगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कि अगर मैं अपनी ज़मीन पे कुछ भी चीज़ एक्यूमुलेट करता हूँ तो मुझे लाइबल ठहरा दिया जाएगा अगर उस वजह से किसी को कुछ नुकसान होता है तो। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ मेरे फेवर में डिफेंसेस मेरे पास अवेलेबल है कि अगर इन सिचुएशंस में से अगर कुछ होता है तो आई कैन यूज़ इट एज अ डिफेंस। ठीक है, इन फेवर ऑफ मी, और वहाँ पे मेरी लाइबिलिटी जो है फिर हट जाएगी। ठीक है, तो पहला आता है बच्चों डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड। ठीक है, ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शंस हैं। पहला आता है बच्चों डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड। अगर मैं अपनी लैंड का यूज़ नेचुरल तरीके से कर रहा हूँ, नेचुरल यूज़ है, नेचुरल यूज़ क्या होता है, जनरली सब करते हैं ऐसा यूज़। ठीक है, मैं कोई अलग से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो वहाँ मेरी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी अगर मैं नेचुरल यूज़ कर रहा हूँ तो। सपोज़ सब जने अपने घर पे ऊपर पानी की टंकी में पानी स्टोर करके रखते हैं, हर घर में पानी की टंकी होती है छत पर, है ना, वो अपनी छत पर पानी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो नेचुरल यूज़ है, और उस वजह से मान लो अगर कुछ नुकसान पहुंचता है तो इसमें उस लैंड ओनर या हाउस ओनर की क्या लाइबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि उसने कुछ अलग से कुछ और सब्सटेंसेस स्टोर करके नहीं रखे हैं अपनी लैंड पे या हाउस में। ठीक है, उसने नेचुरल यूज़ किया है अपनी लैंड या हाउस का, उस पे ऊपर डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर उसने वाटर स्टोर करके रखा और मान लो किसी कारण से टंकी फट गई या कुछ भी हो गया, पानी बह गया जिससे पड़ोस के घर में भी पानी चला गया और उनके कुछ सामान को अगर वो पानी डिस्ट्रॉय कर देता है तो वहाँ लाइबिलिटी फिर ओनर की अराइज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो उसकी इंटेंशन रॉन्ग थी और ना ही उसने मान लो लापरवाही भी नहीं करी है, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी इसलिए अराइज नहीं हो रही क्योंकि नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डज नॉट अप्लाई इन द केस वेयर थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन अ पर्सन्स लैंड इन द नेचुरल फॉर्म और अराइज ऑन द लैंड इवन दो दे आर डेंजरस। ठीक है, नेचुरल था। ठीक है, सेकेंड आता है बच्चों कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। सपोज करो मैं मेरे लैंड पे कुछ केमिकल्स लाके स्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा पहले ही मैं मेरे नेबर से परमिशन ले लेता हूँ, भाई उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सपोज़ मैंने मेरे पड़ोसी से परमिशन लेके, उसकी कंसेंट लेके पहले उससे पूछ लिया कि भाई मैं अपनी लैंड पे ये केमिकल स्टोर करके रख रहा हूँ, और सपोज़ मान लो मैंने उसको थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए हूँ कि देखो मेरे को इससे जो प्रॉफिट होगा मैं चलो थोड़ा बहुत तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, तो किसी भी मैनर में चाहे पैसे दिए हों या नहीं दिए हों, और पड़ोसी से अपन ने कंसेंट ले ली कि भाई मैं अपनी ज़मीन पे केमिकल स्टोर कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और उस नेबर ने मुझे कंसेंट दे दी कि हाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कंसेंट लेने के बाद अगर मान लो केमिकल्स एस्केप हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और उस पड़ोसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर मेरी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, अगर मैंने लापरवाही नहीं की है, तो उस सिचुएशन में मुझे लायबल नहीं ठहराया जा सकता अंडर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे सामने वाले प्लेंटिफ, यानी केस तो प्लेंटिफ ही करेगा मुझ पे, जो केस करता है वो प्लेंटिफ होता है,
तो प्लेंटिफ की कंसेंट अगर मैंने पहले से ही ले रखी थी तो फिर डिफेंडेंट की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। थर्ड एक्सेप्शन आता है बच्चों एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। सपोज मेरी लैंड पे कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, केमिकल्स पड़े हुए हैं जो स्टोर करके रखे हैं मैंने, ठीक है, प्रॉपरली पैक्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर रख रखा है। बट सपोज कोई थर्ड पर्सन आता है मेरी लैंड में, घुस जाता है अनऑथराइज तरीके से, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन मेरी प्रॉपर्टी में घुस जाता है और जो मेरे केमिकल स्टोर करके रखे हुए हैं उनका पैकेट खोल देता है, उनका ढक्कन खोल देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि वो थर्ड पर्सन जो है वो ना तो मेरा सर्वेंट होना चाहिए ना मेरा एजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरा ही बंदा है तब तो माना जाएगा कि मैंने ही किया है ना। वो थर्ड पर्सन ऐसा है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो अगर ये काम कर देता है जिसकी वजह से केमिकल लीक होके आस पड़ोस वालों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पे लाइबल वो थर्ड पर्सन होगा जिसने ये काम किया है, वहाँ पे लाइबल मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। तो जहाँ एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है वहाँ पे भी रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर ओनर की लाइबिलिटी अराइज नहीं की जा सकती। लाइबल कौन होगा? वो थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन लाइबल होगा जिसने ये काम किया है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के केस में, जहाँ पब्लिक बॉडीज़ जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका काम होता है जैसे वाटर सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, उनको इस लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया गया है अगर वो रीजनेबल केयर रखते हैं और लापरवाही नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो ऑब्वियसली बात है वाटर सप्लाई कर रही हैं, मान लो वाटर सप्लाई कर रही है, पाइपलाइन फूट गई है ना, पानी बहने लग गया जिससे आस पड़ोस वालों जिनके भी घर थे वहाँ पे उनको नुकसान पहुँच गया, तो वहाँ पे वो जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, पब्लिक बॉडी है, वो लाइबल नहीं ठहराई जाएगी अगर उन्होंने रीजनेबल केयर रखी है और कोई लापरवाही नहीं की है तो, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को एग्जाम्प्ट करना ज़रूरी था क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से दूर रखा गया है। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्ट ऑफ गॉड, यानी कोई ऐसा हादसा हो गया जहाँ पे गलती ओनर ऑफ लैंड की नहीं है, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, उस वजह से मेरी लैंड पे रखा हुआ जो सामान है, जो केमिकल्स हैं, डेंजरस सब्सटेंसेस हैं, वो एस्केप हो गए, ठीक है। तो वहाँ लाइबिलिटी ओनर ऑफ लैंड की नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है ना। भूकंप आ गया तो उसमें तो ओनर भी क्या करेगा, बाढ़ आ गई तो उसमें तो ओनर भी क्या करेगा, राइट। तो अगर एस्केप हुआ है नेचुरल कॉजेज़ के थ्रू बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के और ह्यूमन प्रूडेंस से उस पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसा हो सकता है, तो वहाँ फिर एक्ट ऑफ गॉड का डिफरेंस यूज़ किया जा सकता है और ओनर की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हटाया जा सकता है। लास्ट आता है बच्चों एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट। सपोज़ मेरे लैंड पे डेंजरस केमिकल्स पड़े हुए हैं, अब प्लेंटिफ खुद मेरी लैंड में घुस आया है ना और पैकेट को देखने लग गया, जो सामान पड़े हुए थे उनको देखने लग गया और उस वजह से वो लीक हो गए और मान लो मेरा पड़ोसी मर गया केमिकल लीक होने की वजह से, तो उसमें मेरी गलती कहाँ है? मेरी गलती नहीं है। पड़ोसी खुद मेरे घर में, मेरे लैंड पे या मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ घुस आया है और ख़ुद की गलती की वजह से उस केमिकल लीक हो गया और उसकी जान चली गई, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो अराइज नहीं होगी, ठीक है। अगर एस्केप प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से हो रहा है, प्लेंटिफ कौन? जिसने मुझ पर केस कराया उसकी वजह से, खुद की वजह से हुआ है, तो वो फिर कंप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो बच्चों ये थे 6 एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब कुछ क्वेश्चंस हम केस स्टडीज़ वाले इससे रिलेटेड करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, द डिफेंडेंट कंस्ट्रक्टेड अ रिजर्वॉयर ऑन हिज लैंड, ठीक है, एक बंदा है जिसने अपनी लैंड पे रिजर्वॉयर बनवाया। ही टुक ऑल प्रिकॉशंस कीपिंग इन व्यू द एक्सपेक्टेड रेन्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेन्स के बेसिस पे उसने सारे प्रिकॉशंस जो वो रख सकता था उसने रखे हैं, यानी इसने लापरवाही तो नहीं करी है यहाँ पे, है ना।
1 ईयर देर वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स, पर एक साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स हो गई। तो बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स, इसको ध्यान रखना, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स हो रही हैं, अर्थक्वेक आता है ना। तो ऐसी सिचुएशंस क्या है, ये एक्ट ऑफ गॉड ही तो हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन हो गई तो इसमें तो लैंड ओनर भी क्या करेगा, है ना। तो ऑन अकाउंट ऑफ द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर इन द रिजर्वायर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन होने की वजह से जो एक्सेस वाटर फ्लो हुआ है, उस वजह से रिजर्वायर की जो वॉल्स हैं वो टूट गई, और इस वजह से जो पानी है रिजर्वायर से निकल के प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पे केस कर दिया और बोला कि डिफेंडेंट लायबल है डैमेजेस पे करने के लिए अंडर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो विल ही सक्सीड, क्या वो सक्सीड होगा। तो बच्चों देखो, हमें रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो पता है। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है ना। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन के आंसर पे आने की जगह पहले आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो आप बता देना कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो सिचुएशन में अराइज होती है जहाँ पे भले आपने की इंटेंशन रॉन्ग नहीं भी हो, चाहे आपका एक्ट नेग्लिजेंट भी नहीं हो, पर आपने अपनी लैंड पे कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस या कुछ और चीज़ें एक्यूमुलेट करके रखी है जिसकी एस्केप की वजह से दूसरों को नुकसान हो जाता है, तो वहाँ आपकी लाइबिलिटी स्ट्रिक्टली अराइज हो जाती है बिना आपकी गलती के, बिना आपकी लापरवाही के। ठीक है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ बच्चों एक्सेप्शनल केस लग रहा है, यहाँ एक्ट ऑफ गॉड हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेंस है, तो इस वजह से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी और प्लेंटिफ सक्सीड नहीं होगा। ठीक है, तो इन द गिवन केस डिफेंडेंट बच्चों लाइबल नहीं है, क्योंकि जो लॉस सफ़र हुआ है बाय प्लेंटिफ वो एक्सेसिव रेन की वजह से हुआ है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेचुरल अकरेंस which can be said to be an act of God. तो defendant cannot be held liable for this loss irrespective of negligence, क्योंकि यहाँ act of God हुआ है। यहाँ पे negligence हम defendant की नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने सारे precautions रखे थे keeping in view the expected rainfall. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, अ मिल ओनर employed an independent contractor to construct a reservoir on his land to provide water for his mill. ठीक है, एक मिल ओनर है जिसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करा है अपनी लैंड पे रिजर्वायर बनाने के लिए, ताकि उसके मिल को वाटर सप्लाई मिल सके। देयर वर ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शाफ्ट अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वायर, यानी जो रिजर्वायर है उसके नीचे ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शाफ्ट प्रेजेंट है, विच द कॉन्ट्रैक्टर फेल टू ऑब्जर्व, जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने ऑब्जर्व नहीं करा, बिकॉज दे वर फिल्ड विथ सॉइल, क्योंकि वो मिट्टी से ढके हुए थे। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट ब्लॉक दम, तो कॉन्ट्रैक्टर ने फिर उसको ब्लॉक नहीं करा क्योंकि उसको पता ही नहीं चला। व्हेन वाटर वॉज फिल्ड इन द रिजर्वायर, फिर रिजर्वायर में जब पानी भरा गया, इट बर्स्ट थ्रू द shaft and flooded the plaintiff's coal mines on the adjoining land. ठीक है, तो वो जो shaft, जो माइनिंग shaft प्रेजेंट थे, है ना, सॉइल के नीचे, वो बर्स्ट हुआ और पानी जो है पड़ोस के कोल माइंस में चले गया, उसको डैमेज पहुंचाया। तो क्या इस सिचुएशन में मिल ओनर लाइबल होगा। तो बच्चों पहले तो देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई करेंगे हम, है ना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला केस अप्लाई करेंगे कि अगर कोई भी पर्सन अपनी लैंड पे कुछ चीज़ अक्यूमुलेट करता है और उसकी एस्केप की वजह से किसी और को नुकसान पहुंचता है, तो जो लैंड ओनर है वो लाइबल ठहराया जाएगा। तो यहाँ मिल ओनर वैसे देखा जाए तो बिल्कुल लाइबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी लैंड पे पानी एक्यूमुलेट करा, वो पानी पड़ोस के कोल माइन में जाके उसको डैमेज पहुंचा देता है। ठीक है, तो मिल ओनर एक तरह से लाइबल है। बट क्या यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस लग रहा है, नहीं, यहाँ एक्ट ऑफ गॉड नहीं हुआ है। ठीक है, प्लेंटिफ की खुद की गलती से नहीं हुआ है। जितने भी एक्सेप्शनल केसेस थे 6, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे मिल ओनर जो है वो लाइबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एज पर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इफ अ पर्सन ब्रिंग्स एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड एक्यूमुलेट ऑन हिज लैंड
which it escapes may cause damage to his neighbors, he does so at his own risk. ठीक है, वो अपने रिस्क पे एक्यूमुलेशन कर रहा है और उसे डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, चाहे उसने कितनी भी केयरफुल यानी प्रिकॉशंस रखे हों, ठीक है, ताकि डैमेज ना हो, चाहे उसका इंटेंशन भी भले रॉन्ग ना हो, बट फिर भी उसको डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और यही रूल जो है रेलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में इस्टेब्लिश किया गया था और इस रूल को रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्ट ऑफ द केस के अकॉर्डिंग बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने लापरवाही करी है, वो उसने जो ओल्ड डिसयूज्ड माइनिंग शैफ्ट है उसको ब्लॉक नहीं करा और जिस वजह से उसकी लापरवाही की वजह से वाटर जो रिजर्वॉयर में फिल किया गया वो बर्स्ट होने की वजह से पड़ोस के कोल माइन को फ्लड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगा के मिल ओनर को लाइबल ठहराया जा सकता है फॉर द डैमेजेस टू द कोल माइन ओनर। नेक्स्ट आता है बच्चों केस आक्रोश प्लांटेड अ पॉइजनस ट्री इन हिज हाउस। सपोज मैं ही आक्रोश हूँ, मैंने अपने घर में एक पॉइजनस ट्री लगा रखा है, प्लांट कर रखा है। अब मेरे पड़ोसी है बिमल, उसका एक कैमल है जो मेरे घर में घुस गया। ठीक है, मतलब मेरे घर के बाहर जो गार्डन है वहाँ घुस गया और उसने उस पॉइजनस ट्री की लीव्स चबा ली। ठीक है, इस वजह से वो जो कैमल है वो मर गया। ठीक है, तो बताओ मैं लाइबल होऊंगा क्या, क्योंकि मेरे गार्डन में पॉइजनस ट्री होने की वजह से जो पड़ोस वाला कैमल था उसने वो पेड़ की पत्तियां खा ली और वो मर गया, तो क्या उसके लिए मैं लाइबल ठहराया जाऊंगा क्या? देखो, वैसे देखा जाए तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बोला गया है कि मेरी लैंड पे अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं, डेंजरस सब्सटेंसेज है, वो एस्केप हो जाते हैं और उससे कुछ नुकसान होता है किसी और को, तो उसके लिए मैं स्ट्रिक्टली लाइबल हूँ, इवन दो मेरा इंटेंशन रॉन्ग नहीं था और मैंने कोई लापरवाही भी नहीं करी है। ठीक है, बट बच्चों ये वाला जो केस है स्पेशली, इसमें जो गलती हुई है वो प्लेंटिफ की भी है। भाई उसका कैमल मेरे खेत में घुसा क्यों, मेरे गार्डन में घुसा क्यों, मेरे घर में घुसा क्यों, है ना? तो यहाँ पे प्लेंटिफ का खुद का डिफ़ॉल्ट है। कोई केमिकल्स जो हैं मेरे यहाँ से, या जो भी पॉइजनस जो भी चीज़ है वो मेरे यहाँ से एस्केप होके पड़ोस के यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। उनका खुद का केमिकल मेरे खेत में घुस के, मेरे गार्डन में घुस के मेरा पेड़ खा रहा है, तो उसमें मेरे पड़ोसी की खुद की गलती है। ठीक है, तो ये बच्चों रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शनल केस में आएगा, इसलिए यहाँ पे आक्रोश की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है, तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपको एक्सप्लेन फिर भी यहाँ करना है कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन आउटसाइड से कुछ चीज़ ला के अपनी लैंड पे एक्यूमुलेट करता है और वो एस्केप हो जाता है और उससे पड़ोसियों को डैमेज होता है, तो ये फिर लैंड ओनर की खुद की रिस्क होगी। ठीक है, और वही कॉम्पनसेशन पे करेगा, ऐसा रेलेंस वर्सेस फ्लेचर में बताया गया। बट अगर डैमेज जो हो रहा है वो ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो ये एक डिफेंस है इन फेवर ऑफ लैंड ओनर। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे प्लेंटिफ ने सफ़र क्यों करा है? बाय हिज ओन इंट्रूजन इनटू द डिफेंडेंट प्रॉपर्टी। खुद वो मेरी प्रॉपर्टी में घुसा है ना, तो वो अब कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनकी खुद की गलती है, मेरे घर में घुसना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आक्रोश की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है और लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का, डिस्कस ब्रीफली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल इन रेलेंस वर्सेस फ्लेचर इन केसेस ऑफ एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन अ हज़ार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री। तो बच्चों ये रेलेंस वर्सेस फ्लेचर वाला केस हमने अच्छे से पढ़ लिया कि भाई मैं अगर मेरी लैंड पे कुछ चीज़ एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और उसके एस्केप की वजह से किसी को नुकसान पहुँचता है तो मैं लाइबल ठहराया जाऊँगा। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस में मैं लाइबल नहीं ठहराया जाऊँगा। बट जो एंटरप्राइजेस हज़ार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, ठीक है, जिनका काम ही यही है इस तरह के केमिकल्स मैन्युफैक्चर करना या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना जो कि डेंजरस है, हज़ार्डस है, ठीक है, तो उनके लिए ये जो रेलेंस वर्सेस फ्लेचर केस में जो रूल है वो कितना अप्लाई होता है, कितना अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी एंटरप्राइज हज़ार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है
जिसकी वजह से आस पड़ोसियों को और जो लोग वहाँ उस फैक्ट्री में उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए अगर थ्रेट है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो एंटरप्राइज है उसकी एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेबल ड्यूटी बनती है कम्युनिटी के टूवर्ड्स, उन लोगों के टूवर्ड्स, कि उनको कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब बिना किसी कंडीशन के, मतलब उनकी ड्यूटी बनती ही बनती है। और नॉन डेलीगेबल मतलब वो किसी और को ये ड्यूटी डेलीगेट भी नहीं कर सकते, किसी और के माथे पे भी नहीं डाल सकते हैं। ये उस जो एंटरप्राइज जो हज़ार्डस या इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है उन्हीं की ड्यूटी है कि किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, और इन केस किसी को हार्म पहुंच भी जाता है तो वो एंटरप्राइज फिर एब्सोल्युटली लाइबल होगी टू कॉम्पनसेट फॉर सच हार्म। पहली बात तो उन्हें पूरी अटमोस्ट केयर रखनी है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी मेंटेन करनी है, सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। उसके बाद भी अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो भी दे आर एब्सोल्युटली लाइबल टू कॉम्पनसेट फॉर सच हार्म। ठीक है, साथ ही साथ वो अपनी लाइबिलिटी हटाने के लिए ये भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने सारी रीजनेबल केयर रखी है, उन्होंने कोई नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया है। ठीक है, भले उन्होंने सारी सावधानियां रखी हो, कोई नेग्लिजिबल एक्ट नहीं किया हो, तो भी उन्हें लाइबल ठहराया जाएगा। ठीक है, ये स्पेशली उन एंटरप्राइजेस के लिए विच आर एंगेज्ड इन हज़ार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, यानी ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि हज़ार्डस या डेंजरस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं, उनकी केसेस में नॉन नेचुरल यूज़ होना, ठीक है, ये प्रूव करना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब चाहे वो नेचुरल यूज़ करे, नॉन नेचुरल यूज़ करे, चाहे कुछ भी हो, वो तो लाइबल ठहराए ही जाएंगे, यानी यहाँ पे एक्सेप्शंस भी अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे एंटरप्राइजेज विच आर एंगेज इन हज़ार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री, ठीक है, जो डेंजरस इंडस्ट्री में ही वर्क करते हैं, जिनका काम ही यही है, उनके लिए एक्सेप्शनल केसेस भी अप्लाई नहीं होंगे। मतलब ये तो स्ट्रिक्टली लाइबल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारा ये वीडियो ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।